हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेजरली 2 से 3 टॉपिक के बारे में ही। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक किससे रिलेटेड है? एंजल वन। यस, एंजल वन के हम लोग को Q3 के नंबर्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो कैसे रहे कंपनी के नंबर, ये ज़रूर अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि एंजल वन भी आप सब लोगों को पता है शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ ही इनका बिजनेस देखने को मिल रहा है। और पिछले हम कह सकते हैं 2020 के बाद जो परफॉर्मेंस देखने को मिला है मार्केट का, सबसे पहला तो स्टेप वन क्या होता है? अगर आपको मार्केट में पैसा लगाना है तो आपके पास भाई डीमैट अकाउंट रहना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर देखा गया तो एंजल ब्रोकिंग पहले नाम हुआ करता था, फिर अभी एंजल वन ये यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा इनका बिजनेस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बहुत सारे डीमैट अकाउंट ओपन यहाँ पे हो चुके हैं। अभी जीरोधा, अपस्टॉक, उनमें भी ज़बरदस्त डीमैट अकाउंट ओपन हुआ है, बट वो लिस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों को एंजल वन के माध्यम से पता चल जाता है कि क्या परफॉर्मेंस रहा है इन कंपनीज़ का। एंड हम कह सकते हैं पिछले 2-3 साल में जो कमाई इन्होंने यहाँ पे की है, आप इजीली चार्ट पैटर्न के ऊपर भी देख सकते हो। 1300% की रिटर्न्स यहाँ पे बने हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। देखिए 2020 से ही यहाँ पे स्टार्ट होता है, 274 का स्टॉक था एंड अभी 4000 का बना है। ऐसे नहीं बना है, ये मार्केट भागा ना, इतने लोग यहाँ पे आ गए। आपको पता है पहले मार्केट में 2 करोड़ से भी कम डिमैट अकाउंट थे, जो कि अभी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं लगभग 12 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा बिजनेस इनको यहाँ पे मिला होगा। ठीक है, यही रीज़न होता है और कुछ नहीं दोस्तों, कि क्यों कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देती है करके। चलिए एंजल वन के नंबर्स को देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस कैसे रहा करके। सबसे पहले तो देखेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी ने डिविडेंड भी घोषित कर दिया है। कितना? थर्ड इंटरिम डिविडेंड है। ठीक है, तो इंटरिम डिविडेंड मतलब आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 12 रुपया 70 पैसे का डिविडेंड है। तो चलिए अच्छी बात है, जो मिलता है वो हम लोग उसको थोड़ी ना ख़राब बोलेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी तो आना पड़ेगा कंपनी के नंबर की ओर। तो थोड़ा सा अभी हम लोग इनको जूम करके देख लेते हैं नंबर्स क्या है। जो भी फिगर्स है रुपीज़ इन मिलियंस में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सबसे पहले सीक्वेंस दिसंबर सितंबर दिसंबर का सीक्वेंस है। ठीक है, एंड टोटल इनकम की बात करें कितना है? 10,600। लास्ट टाइम कितना था 3 महीने पहले? 10,493, मतलब 500 के आसपास। और उसके पहले 7,597। 7,500 का हम कह सकते हैं ईयरली परफॉर्मेंस 10,500 करोड़ के 10,500 मिलियंस के पार जा चुका है। एंड 10,500 कितना हो चुका है? 10,600। क्वार्टरली हम लोग को ओके परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, क्वार्टरली ज़्यादा रहेगा ही नहीं परफॉर्मेंस। ईयरली अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली इसमें 4 क्वार्टर का परफॉर्मेंस रहता है, तो इसलिए ईयरली परफॉर्मेंस हम लोग को हमेशा ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इनका बिजनेस कोई सीजनल बिजनेस नहीं है कि इस सीजन में बारिश में ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन हो गए, सर्दी में कम होंगे, गर्मी में ज़्यादा होंगे, ऐसा नहीं। जब भी बाजार खास करके टॉप लेवल पे जाता है ना बाजार, हाँ, तो इनका ये सीज़न बन जाता है। तो फिलहाल का जो सिनेरियो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ऑब्वियसली जो पिछले सितंबर क्वार्टर से स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है, तब से लेकर अभी तक कंपनी ने काफ़ी अच्छा पैसा छापा है। इतना छापने के लिए, कितना कमाई करने के लिए कितना खर्चा किया? 7,000, 6,400, 4,500। तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट या फिर लॉस? तो चलिए कंपनी तो प्रॉफिटेबल है, सिर्फ प्रॉफिट कितना है वो देखना पड़ेगा। 3,510 का प्रॉफिट है। लास्ट टाइम 4,072 का था और उसके पहले सिमिलर क्वार्टर में, बट ईयरली बेसिस बात करें तो 3,019 का प्रॉफिट था। तो ईयरली परफॉर्मेंस अच्छा है, क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन यहाँ पे हुआ है। अभी इतना सा डाउन हुआ है मतलब ये नहीं कि चलो दी एंड लिख दो, कंपनी खराब हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओवरऑल परफॉर्मेंस इनका अच्छा ही यहाँ पे रहता है। एंड अभी बाजार इतना मस्त टॉप पे चल रहा है, तो अगर ऐसा ही बाजार का मोमेंटम बना रहा तो आने वाले Q4 के नंबर भी इनके अच्छे आ सकते हैं। टैक्स की बात करेंगे तो सब कुछ टैक्स भी सरकार को देने के बाद कितना प्रॉफिट है फाइनली इनका? 2,600 रफली पकड़ लेना। ठीक है, उसके पहले 3,045। ठीक है, एंड एक साल पहले 2,280। ठीक है, 2,280 बिकम्स 2,600, 3,045 बिकम्स 2,600। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं ईयरली परफॉर्मेंस अच्छा नज़र आ रहा है, क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन नज़र हम लोग को यहाँ पे आ रहा है। एंड इसी चीज़ का इम्पैक्ट हम लोग को कंपनी के अर्निंग्स पे भी देखने को मिल जाएगा। EPS जो कि 31 का नज़र आ रहा है, लास्ट टाइम 36 प्लस था एंड उसके पहले 27 प्लस था। सेम सिनेरियो हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल चुका है। सिनेरियो क्या है एंजल वन के नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस परफॉर्मेंस थोड़ा सा मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस परफॉर्मेंस अच्छा नज़र यहाँ पे आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा डाउन परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट ओवरऑल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो यस, काफ़ी बड़ा स्कोप इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। नए नए लोग जुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड फिलहाल बुल रन जो जिस तरीके से अच्छा यहाँ पे चल रहा है, अगर ये ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो जैसे मैंने कहा कि आने वाले क्वार्टर के भी नंबर इनके अच्छे आने की उम्मीदें ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सिर्फ ऐसा नंबर को ऐसा कंपेयर नहीं करना होता है कि 10 का 8 हो गया मतलब अरे चलो खराब हो गए, कंपनी तो क्रैश होकर बर्बादी हो जाएगी। ये चीज़ें चलती रहती है। अगर आप शायद से कुछ लोग भूल चुके होंगे तो उनको याद दिलाना चाहूँगा, Q2 के नंबर आए थे, याद है आपको? एंजल वन के अच्छे थे, फिर उसके बाद स्टॉक एकदम क्रैश करवा दिया।
हाँ, कुछ लोगों को याद आया होगा, उन्होंने बेच दिया स्टॉक और फिर रॉकेट बन दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें चलती रहती है। स्टॉक के मोमेंटम के हिसाब से डिसीजन मत ले लेना। आपका ओवरऑल कंपनी का जो स्ट्रक्चर रहता है बिजनेस, वो देखकर डिसीजन लेना होता है। ऐसे तो नंबर हर 3 महीने के बाद आते रहते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा गया तो एंजल वन काफ़ी और भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने का दमखम रखता है। बीच बीच में छोटा मोटा गिरावट आता रहेगा। अभी 1000% के रिटर्न देने वाला स्टॉक आपको करेक्शन भी तगड़ा दिखाएगा, 20-25% भी दिखाएगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट पता होने चाहिए। तो ठीक है, एंजल वन के जो नंबर्स थे हम कह सकते हैं डिसेंट ही नंबर्स हम लोग को देखने को मिले। हाँ, क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन परफॉर्मेंस देखने को मिला है, बट ठीक है, जितना मार्केट जब टॉप लेवल पे जाता है तब ज़्यादा हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो JFS, यस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। पिछला जो Q2 का नंबर था वो उनकी ज़िंदगी का पहले नंबर था, जो कि उन्होंने अलग से प्रॉपरली मार्केट में यहाँ पे अपने नंबर्स को पेश किया था। बट उस वक्त भी मैंने आप लोगों को कहा था कि इनके नंबर्स को मतलब आप पढ़ोगे, ठीक है, मतलब कोई खास परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है इनका बिजनेस अभी तक स्टार्ट हुआ ही नहीं है, लाइसेंसिंग प्रोसेस ही यहाँ पे चालू हो करके। हाँ, बट बाकी का जो छोटा मोटा बिजनेस इनका चलता है उससे कुछ अर्निंग इनकी हो जाती है। तो इसके चलते क्या होता है कि छोटा मोटा ट्रेडिंग होता है। तो चलिए JFS के भी नंबर थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ के हिसाब से देख लेते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों स्टैंड अलोन नंबर्स। आप चाहो तो इनको भी रीड कर सकते हो। ठीक है, कंसोलिडेटेड मतलब कहाँ पे उन्होंने पैसा लगाया है, वहाँ से उनको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होता है, वो भी वो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग नॉर्मल अगर देखें दिसंबर का सीक्वेंस है, करोड़ का ही फिगर्स देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट इनकम 90, 93, 0.12, ठीक है। एंड नेट गेन जो फेयर वैल्यू चेंजेस का जो रहता है, जितना प्लस होगा उतना प्लस आएगा, जितना माइनस उतना माइनस। तो उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें कितना 134, 148 एंड 34। ठीक है, काफ़ी फ्लक्चुएशंस रहेंगे, इतना कुछ खास हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। आगे भविष्य में इनका जब बड़ा बड़ा बिजनेस स्टार्ट होगा तब जाके वो सारी चीज़ें बदलती हुई देखने को मिल जाएगी। इतना कमाने के लिए खर्चा कितना है 36, 25, 4। ठीक है, तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे तो कितना का प्रॉफिट नज़र आ रहा है 97 बिफोर टैक्स, 123 एंड 30। तो ईयरली अगर हम लोग बात करें जंप नज़र आ रही है, क्वार्टरली बात करें डाउन नज़र आ रहा है। ठीक है, नॉट अ बिग डील। एंड उसके बाद अगर टैक्स बिग सब कुछ पे करने के बाद 70 का पैट है, 88 था उसके पहले, और उसके पहले 8 का था। तो ईयरली हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, खास करके इंटरेस्ट इनकम अच्छा कमाया है। एंड क्वार्टरली अगर देखें तो थोड़ा सा डाउन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इसी चीज़ का रिफ्लेक्शन आपको EPS में भी देखने को मिलेगा, 0.11, 0.14 एंड 15.55। ये तो मतलब एडजस्टमेंट के हिसाब से है। ठीक है, तो डायरेक्टली ऐसा कंपेयर करने मत जाना, तो प्रॉपरली ये चीज़ें देखने को यहाँ पे नहीं मिलती। एंड फाइनली अगर हम लोग कंसोलिडेटेड की बात करें, कंसोलिडेटेड में तो आपको बहुत बड़ा डिविडेंड का कंपोनेंट मिलेगा, जो कि लास्ट टाइम भी देखने को मिला था। ठीक है, तो आप देख सकते हो कंपनी का जो कंसोलिडेटेड नंबर है ये देखिए, तो उसमें आप चेक कर सकते हो डिविडेंड जरूर रहेगा, बट लास्ट टाइम रहेगा। ये देखिए 216 करोड़ का डिविडेंड था। ये तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था कि डिविडेंड इनकम मतलब ये इनका कोई मेजर इनकम नहीं है। तब एक कुछ लोगों ने बहुत अच्छा सवाल भी पूछा था। ऐसा तो देखा गया तो जब भी इनको डिविडेंड से यहाँ पे मिलेगा वो तो ऐड रहेगा ही, तो फिर नंबर्स कंपेरेबल कैसे होंगे। तो ये आज के टाइम पे अगर देखा गया तो इनका बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है। जब भविष्य में स्टार्ट होगा ना, हज़ार करोड़ में ये कमाएंगे, तब ये छोटा मोटा अमाउंट ना नज़र भी नहीं आएगा। एंड ये यूजुअली अगर देखा गया सितंबर क्वार्टर में आप लोगों को डिविडेंड देखने को मिलेगा। ठीक है, वो रिलायंस से रिलेटेड सारी चीज़ें रहती है। सो अगर आप देखोगे इस वक्त आपको डिविडेंड इनकम देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वो 200 करोड़ का गैप भी रहेगा। अगर आप कंसोलिडेटेड नंबर पढ़ने जाओगे ना तो वो फर्क हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो अगर आप चेक करोगे टोटल इनकम कितना है 414, लास्ट टाइम 608, बट इसमें कितना है 216 करोड़ का आपको क्या देखने को मिलेगा, हाँ, डिविडेंड का इनकम देखने को मिलेगा। आप चाहो तो उसको एक्सक्लूड करके भी अगर पढ़ोगे तो आपको सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा, 400 के रेंज में टोटल इनकम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखिए, ये नंबर से कोई डिसीजन लेने वाली बात नहीं है कि चलो शेयर खरीद लेते हैं या फिर बेच देते हैं करके। ठीक है, ये जस्ट आप मतलब बोलते हैं ना कि एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से इनको थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। एक्सपेंस कितना है 98, 71, ठीक है। सो इनकम एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट मिलेगा कितने का है भाई, तो 315, लास्ट टाइम 536। ऑब्वियसली 200 करोड़ का एक्स्ट्रा डिविडेंड इनकम है तो वो ज़्यादा ही नजर आएंगे। सो चलिए, सब कुछ टैक्स बिग सब कुछ देने के बाद फाइनल प्रॉफिट कितना आ जाता है, और नीचे जाएंगे तो हम लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। पैट देख लेते हैं, ये देखिए 293 का है और उसके पहले 668 का। ठीक है, ऑब्वियसली जैसे आपको पता ही है डिविडेंड का एक्स्ट्रा इनकम इसमें देखने को मिलेगा, और EPS भी आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा प्रीवियस क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो एज़ कम्पेयर टू द दिस क्वार्टर। तो एक जस्ट जैसे मैंने कहा दोस्तों, एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से यहाँ पे रहा है। इस चीज़ के चलते ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि बड़े जो प्लेयर्स रहेंगे वो डिसीजन लेंगे कि एकदम ही ज़बरदस्त बाइंग कर लेते हैं या फिर ज़बरदस्त बिकवाली कर लेते हैं। एक नॉर्मल सा जो अभी तक का जो पैटर्न रहा है JFS में जो हो रहा है, जियो फाइनेंस में, क्या ट्रेडिंग से रिलेटेड या छोटा मोटा बाइंग से रिलेटेड, वही चीज़ें हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिल रही है। इनके लिए सबसे मेजर टास्क कब स्टार्ट होगा, जब इनका नॉर्मल सब कुछ जो बिजनेस है फाइनेंस से रिलेटेड, NBFC की अगर हम लोग ये बात करें, इंश्योरेंस बिजनेस की बात करें, AMC बिजनेस की बात करें, ये सब कुछ स्टार्ट होने के बाद जो इनकी कमाई स्टार्ट होगी, फिर इनके रिलेटेड बड़े बड़े रिपोर्ट्स निकलेंगे। ठीक है, तो फिर वो नंबर कंपेरेबल हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये टाइम तो लगने वाला है, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए।
सो देखा गया तो इस चीज़ के चलते जेएफएस जरूर रडार के ऊपर यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। अभी देखा गया तो फिलहाल स्टॉक हम लोग को टॉप लेवल पे ही चलते हुए देखने को मिल रहा है। अच्छा है, ऊपर नीचे ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो कल के दिन के हिसाब से तो 16 जनवरी, यस 16 जनवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन यहाँ पे रहने वाला है। सो ऐसा क्यों? तो दोस्तों देखा गया तो शेयर मार्केट का नंबर 1 कंपनी कौन है? HDFC बैंक। यस, ये सबसे बड़ा स्टॉक हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड खास करके जो मर्जर यहाँ पे हुआ था HDFC लिमिटेड एंड बैंक का, तो इसके चलते तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे बन चुका है। हाँ, मार्केट कैप के हिसाब से रिलायंस ही है, बट अगर देखा गया तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी सारे जो प्लेयर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है, स्टॉक्स को इन्फ्लुएंस करता है एंड उनके प्लस माइनस होने के चलते इंटायर बाजार के ऊपर प्रभाव आता है। तो HDFC बैंक कल के दिन अपने Q3 के नंबर यहाँ पे पेश करेगा। ठीक है, ड्यूरिंग द मार्केट हम लोग को नंबर देखने को मिलेंगे नहीं, वो देखने वाली बात है। फिलहाल तो यहाँ पे 6 का टाइम बताया जा चुका है। यूजुअली इनके नंबर हम लोग को सैटरडे के दिन देखने को मिलते थे, बट जब से ये मर्जर हुआ है उसके बाद उन्होंने सैटरडे का वो पैटर्न यहाँ पे छोड़ दिया। अभी तो हम लोग को नॉर्मल इसमें मतलब कल तो मंगलवार है, तभी नंबर्स इनके हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। सो अगर देखा गया तो HDFC बैंक का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी स्टॉक है, मतलब ADR की बात करें तो इसके ऊपर भी हम लोग फोकस रखेंगे। अगर ड्यूरिंग द मार्केट आए तो ठीक है, पोस्ट मार्केट अगर आ गया ठीक है तो उसके बाद हम लोग HDB फाइनेंस मतलब HDB को हम लोग चेक करेंगे, जो कि अमेरिकन बाजार में कितना $65-66 के आसपास हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो एक रिएक्शन से समझ में यहाँ पे आ जाएगा कि परफॉर्मेंस कैसा है करके। और स्टॉक इंपॉर्टेंट क्यों है आप सभी लोगों को पता ही है। निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूँ तो आई नो मैं बहुत रिपीटेशन करता हूँ, बट बहुत सारे नए लोग जुड़ जाते हैं तो उनके लिए तो फिर बाउंसर वाली चीज़ हो जाती है। मैं डायरेक्टली अगर बोल दूंगा तो इसलिए रिपीटेशन करना पड़ता है। तो निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा वेटेज देखिए इंडिविजुअल स्टॉक्स का HDFC बैंक 13.5%, उससे भी ज़्यादा। पहले रिलायंस हुआ करता था, ये शफल होता रहता है। ठीक है, सो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को नहीं, इसलिए HDFC बैंक डायरेक्टली क्या करेगा, निफ्टी 50 को तो यहाँ पे इंपैक्ट करवाएगा ही करवाएगा। एंड निफ्टी 50 में बाकी के भी अगर हम लोग बात करें सेक्टर वाइज रिप्रेजेंटेशन तो फाइनेंशियल सर्विसेज 35% वेटेज है निफ्टी 50 में। एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? बैंक निफ्टी का। एंड बैंक निफ्टी सेम लाइक जैसे कि इन्फोसिस TCS के नंबर आने के बाद कैसे IT सेक्टर डांस करता है, वैसे ही HDFC बैंक के नंबर्स आने के बाद बैंक निफ्टी में भी आप लोगों को परिणाम देखने को मिल जाता है। बैंक निफ्टी में जो भी मूवमेंट होगा प्लस माइनस का वो फाइनेंशियल सर्विसेज में देखने को मिलेगा एंड फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी 50 में उसका इंपैक्ट डाल देगा। तो इसलिए अगर देखा गया तो दो तरफा हम लोग को इंपैक्ट देखने को मिल जाता है कि खुद से तो ये है ही सबसे बड़ा वेटेज के हिसाब से इंडेक्स लेवल पे, प्लस इनडायरेक्टली भी बैंक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी प्लस माइनस होने के चलते ये इंटायर बाजार को क्या करता है, अच्छी तरीके से प्रभावित यहाँ पे करता है। तो इसलिए अगर देखा गया तो कल के दिन HDFC बैंक काफ़ी लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। अभी नंबर ड्यूरिंग द मार्केट आएंगे नहीं आएंगे ये भी एक देखने वाली बात यहाँ पे जरूर रहेगी। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।